बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। तो हाय बच्चों, कैसे हो? आज का जो लेक्चर होने वाला है दैट इज लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज के क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सबने लेक्चर नंबर 1 देखा था? उनको उसमें कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस करने के लिए मिली थी या नहीं मिली थी? अगर मिली थी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन बिटवीन। जब भी हमारा डाउट का टाइमिंग आएगा मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि मैंने सेम चीज़ आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी कि हमारा पूरा सीक्वेंस क्या रहने वाला है सेशन का। मैं वापस से आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारा पूरा सेशन का सीक्वेंस क्या रहने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, ठंडी लगने लगी मुझे तो मैं बंद कर देती हूँ एसी। तो बच्चों, ठीक है, हा। तो देखो भाई, क्या है आज के सेशन में। आज के सेशन में सबसे पहली चीज मैं हर बार की तरह आपको आज भी वही बता रही हूं कि हम पहले क्या करेंगे, टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। हमने क्या करना है, टॉपिक कंप्लीट करना है। कौन कौन सा है? रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का एंड एक्सक्रीशन का। उसके बाद मैं आपको हर एक टॉपिक खत्म करने के बाद डाउट्स पूछने का टाइम दूंगी। आपको जो डाउट है आप मुझसे पूछ लेना, वो 5 मिनट में, वो चाहे रेस्पिरेशन का हो, ट्रांसपिरेशन रिलेटेड हो या एक्सक्रीशन रिलेटेड हो। और फिर उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं, हम वो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसी पूरे सेशन में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस इज द एंटायर सेशन फ्लो जो आपको मेरे आज के सेशन में मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज हमारा रेस्पिरेशन। तो अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दी रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? तो देखो बच्चों, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है, बहुत ही बेसिक सी चीजें होती हैं, लेकिन शुरुआत जो होती है आपके रेस्पिरेशन की वो होती है सबसे पहले ब्रीदिंग के साथ। तो ब्रीदिंग में एक्चुअली आपकी जो हवा होती है, जो आप सांस लेते हो, वो किस किस पाथवे से एंटर करती है, वो पाथवे हम पहले देख लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आपकी जो हवा है, जो एयर है, वो एंटर करती है नॉस्ट्रल्स में। नॉस्ट्रल्स, ये जो 2 छेद दिख रहे हैं नाक के, इनको कहते हैं नॉस्ट्रल्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, नॉस्ट्रल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इन हेयर्स का काम होता है कि जो भी हवा के साथ आपका डर्ट होता है वो इन हेयर्स में ट्रैप हो जाता है, वो आपके अंदर नहीं जाता। नॉस्ट्रल्स के बाद आपकी ये जो एयर होती है कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में। आपका ये पीछे वाला, ये मेरी नाक है, इसके पीछे वाला पार्ट को हम नेजल कैविटीज बोलते हैं। नेजल कैविटी के बाद ये हवा जाती है आपकी फेरिंग्स में, which is the common passage for air and food। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है हवा का और फूड का। और फेरिंग्स के बाद देयर इज अ बाइफर्केशन। किसका बाइफर्केशन? एक आपका लेरिंग्स में एंटर हो जाता है और एक आपकी ईसोफेगस जैसे कि फूड पाइप में एंट्री हो जाती है। तो आपका फेरिंग्स के बाद हवा जाती है लेरिंग्स के अंदर, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे टच करूंगी तो यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी। क्यों? क्योंकि ये रहा मेरा वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स के बाद ये हवा जाती है आपके ट्रेकिया के अंदर, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से ट्रेकिया होती है और इसके पास प्रेजेंट होते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। सी शेप प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीट रिंग्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और बेसिकली इन सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स का फायदा ये होता है कि जब भी हम एक्सहेल आउट करते हैं हवा को, मतलब हमने सांस अंदर ली और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो यहाँ पे ना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इस वैक्यूम वाले एरिया में ना चीजें कोलैप्स हो सकती हैं। तो अपनी ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स की प्रेजेंस होती है।
अब भाई आपकी जो एयर है वो आपके ट्रेकिया से कहाँ एंटर करती है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद आपके बहुत सारे बाइफर्केशंस होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, एंड ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में आ जाती है आपकी एल्वियोलाई, जिसमें मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब मेनली जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही होती है वो कहाँ पे होती है, आपके एल्वियोलाई में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, आपके एल्वियोलाई में होती है। तो देखो भाई इसका अगर मैं डायग्राम बना करके दिखाऊं तो होता क्या है, देखो भाई ये रहा आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया ये इस तरीके से बाइफरकेट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, एक को हम बोलेंगे ब्रोंकस और दोनों को मिला दूंगी तो ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई के एंड्स में बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस बनी होती हैं, इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, और इन्हीं एल्वियोलाई के अंदर आपका मेन गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में चली जाती है जो इन एल्वियोलाइज के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, और आपकी जो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो ब्लड वेसल से आपके एल्वियोलाई के अंदर एंटर कर जाता है, जिसको हम बाहर फिर एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो दिस इज एक्चुअली योर ब्रीदिंग, जहां पे आपकी एयर जो होती है इस पूरे पाथवे को फॉलो करती है। अब बात ये आती है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली इट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या करते हैं, हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया था पूरा, खाने के एंड में हमारा क्या बना था, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई थी। दैट ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना, एनर्जी फॉर्मेशन करना, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस समझने क्या मतलब था। ब्रीदिंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस होता है जो सिर्फ लंग्स में होता है आपका, जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पे आपका खाने का ऑक्सीडेशन होता है, और ये प्रोसेस जो होता है आपके हर एक सेल में बॉडी के परफॉर्म होता है, दैट टू इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसी को ही हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं बोलते हैं। और रेस्पिरेशन में आपकी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपका ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में होता है। ब्रीदिंग में एक प्रोसेस क्या होता है, इनहेलेशन का, ठीक है, जिसको हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, मतलब हम सांस अंदर ले रहे हैं। तो जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो भाई हमें क्या करना होता है, लंग्स का एंटायर सरफेस बढ़ाना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर एंटर कर सके। तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो रिब्स होती हैं, हड्डियों का ढांचा जो होता है, जो लंग्स को सराउंड कर रहा होता है, इट विल मूव आउटसाइड, इट विल मूव आउटसाइड। और आपका जो डायफ्राम होता है ये एक्चुअली बेसिकली इस तरीके से डोम शेप में होता है, ये फ्लैटेंड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इट गेट्स फ्लैटेंड। ठीक है, ये देखो डोम शेप था, फ्लैटेंड हो गया, मूव्स डाउन। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है, आपकी जो लंग्स का सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और बाहर से आपकी हवा जो है लंग्स के अंदर फिल हो जाती है, बेसिकली इनसाइड द एल्वियोलाई। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है दैट इज एक्सहेलेशन, जिसको हम एक्सपिरेशन भी बोलते हैं। एक्सहेलेशन का मतलब सांस बाहर छोड़ना। तो अब यहां पे क्या होगा, हमें लंग्स का सरफेस एरिया डिक्रीज करना होता है, तो रिब्स जो आपकी बाहर की तरफ मूव कर गई थी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका ये जो डायफ्राम है, ठीक है, ये जो डायफ्राम है, ये जो डोम शेप्ड होता है, क्या होता है, डोम शेप्ड होता है, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसीजर। ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है कि डायफ्राम का शेप क्या हो जाता है, रिब्स किस साइड पे मूव करने लग जाती हैं जब एक्सहेलेशन करते हैं या फिर जब हम इनहेलेशन करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके रेस्पिरेशन की। अब रेस्पिरेशन जो होता है ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एक होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट
नहीं होती है। तो बेसिकली ये दो प्रोसीजर, ये दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशंस होते हैं आपके, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहला ग्लूकोज जो होता है विच इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको साइटोप्लाज्म में, ये लोकेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, इन साइटोप्लाज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट और वहां पे आपकी 2 एटीपी की एनर्जी रिलीज होती है। अब ये पाइरूवेट 3 तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। पहला ब्रेकडाउन आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है, जहां पे यही पाइरूवेट को किसमें तोड़ दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी होती है आपकी 36 एटीपी। अब आपको कंफ्यूजन होता है कि मैम हमने तो 38 पढ़ा है, तो बेटा 38 आपका ये 2 + 36 मिला करके 38 होता है, अदरवाइज 36 एटीपी होता है, ठीक है। एक जो केस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, वो हमारी बॉडी में भी देखा जाता है। ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन भी देखा जाता है, एनारोबिक भी देखा जाता है, बट एनारोबिक जो होता है वो किसी किसी केसेस में दिखता है। वो कौन सा केस होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारा मसल सेल्स जो हैं वो इसी पाइरूवेट को लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जहां पे आपका 2 एटीपी जनरेट होता है। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है यही हमारे मस्कुलर क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब भाई तीसरा केस आ जाता है, अगेन ये कौन सा केस है आपका, एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जो कि जिसको हम फर्मेंटेशन का प्रोसीजर, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट के अंदर एथनॉल बनता है विच इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ एल्कोहल ओनली। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है कितनी, सिर्फ 2 एटीपी रिलीज हो जाता है। तो दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के आपके पाइरूवेट को कन्वर्ट किया जाता है एथनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और 2 एटीपी रिलीज होती है। और ये प्रोसीजर जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम सबने 9th में पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और वहीं से ही आपकी 36 एटीपी जनरेट होती है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आना कंफर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब भाई ये एंड हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन यहाँ पे, ठीक है, ये एंड हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन। यहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। मेनली जो क्वेश्चन है वो आपके ग्लूकोज के पाथवे के ऊपर आते हैं कि किन 3 तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी जनरेट करवाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है दैट इज एक्चुअली अ ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक। हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी देखेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में भी देखेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी बताऊंगी, तो बहुत ध्यान से सुनना कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी। अभी तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अभी तक वो किसी भी बच्चे को कोई डाउट है मुझसे तो वो पूछ सकता है ना। कोई डाउट, एनी डाउट किसी को भी? हाय सुमन, कोई डाउट? कहाँ चला गया भाई? जस्ट अ सेकेंड बच्चों। अभी तक किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा कहाँ पे हो रहा है? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है वो मुझसे भी, नहीं तो फिर हम ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी देखेंगे और ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन भी देखेंगे। हाय सुमन, कोई और डाउट बच्चों को? पक्का कोई डाउट नहीं है?
शैल वी कंटिन्यू? अभी तक तो मुझे किसी भी बच्चे का डाउट दिख नहीं रहा है। चलो रिपीट प्लीज मैम। सुमन बेटा पूरा रिपीट करना पड़ेगा मुझे कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चीज है जो आप मुझे रिपीट करने के लिए बोल रहे हो? कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो आप मुझे रिपीट करने के लिए बोल रहे हो या पूरा रिपीट करने के? क्योंकि अभी तक मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया। मैंने आपको इनहेलेशन बता दिया, मैंने एक्सहेलेशन भी बता दिया, मैंने ब्रीदिंग बता दी कि क्या पाथवे होता है उसका, ये बता दिया। ग्लूकोज किन 3 तरीकों से ब्रेक डाउन होता है, मैंने ये भी बता दिया। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज है जो मुझे रिपीट करनी है या पूरा एंटायर टॉपिक रिपीट करना है? क्योंकि एंटायर टॉपिक रिपीट करूंगी तो आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी जाएगा। इससे बेटर है कि आप लोगों के लिए ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है ये अवेलेबल रहेगी। आप इसको स्टार्ट से एक बार देख लेना, सिर्फ इतने पार्ट को जितना मैंने ये 15 मिनट में एक्सप्लेन किया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, पूरा रेस्पिरेशन तो देखो, रेस्पिरेशन बता देती हूँ बेसिकली होता क्या है। तो रेस्पिरेशन में होता ये है बेटा कि हमने खाना खाया था, हमने ग्लूकोज प्रोड्यूस किया था लास्ट में डाइजेशन के एंड में, वो ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन या फिर विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये आपका 2 तरीकों से होता है। एक होता है एरोबिक से, जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एक एनारोबिक तरीके से होता है जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहले ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में तोड़ा जाता है। यही पायरुवेट को फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी जनरेट करवाई जाती है। और ये प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में होता है और आपके हर एक सेल में परफॉर्म किया जाता है और मेनली आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कभी कभी जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे कि एथलीट्स वगैरह, जिम वाले जो लोग होते हैं, वो जब ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी आपका एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जहां पे उनकी मसल्स लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं और एनर्जी बनाती हैं कितनी, 2 ATP की। ये केस जो होता है ह्यूमन मसल सेल्स में होता है और ये लैक्टिक एसिड जो होते हैं क्रैम्प्स जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो यीस्ट के अंदर होता है और ये प्रोसेस आपके साइटोप्लाज्म में होता है। ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये प्रोसेस भी, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसीजर भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी? सिर्फ 2 ATP रिलीज किया जाता है। ठीक है, और ये यीस्ट में होता है। आपका ह्यूमन बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन इस तरीके से होता है और वो भी तब होता है जब हमने हैवी एक्सरसाइज कर ली होती है। तो दिस इज द एंटायर रेस्पिरेशन का प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक। स्टार्ट करें ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सुमन जी, अब समझ में आ गया आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे? नाउ यू नो। ठीक है, चलो गुड, क्या बात है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में। तो अब आप लोगों ने अपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हम बात करें वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन की तो वो कौन करवाता है? आपका जाइलम करवाता है। किस तरीके से करवाता है? या तो रूट प्रेशर के थ्रू करवाता है या तो वो कैसे करवाता है? ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू करवाता है। अब देखो भाई, होता क्या है, आपके जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनके अंदर पानी नहीं होता है। ठीक है, और जो सॉइल होती है उसके अंदर पानी होता है। तो हमने अपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि पानी जो होता है वो हमेशा
हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आपका जो पानी होता है वो सॉइल से रूट्स के अंदर एंटर करता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। और ये जो पानी होता है रूट प्रेशर के थ्रू एक कॉलम बना लेता है, जैसे सीढ़ियां नहीं होती, एक स्टेप हमने चढ़ा फिर दूसरा स्टेप चढ़ा, तो ये पानी जो होता है आपका ऐसा स्टेप वाइज ऊपर ऊपर जाता है। इसी प्रेशर को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रेशर को हम रूट प्रेशर बोलते हैं। जहां पे रूट्स के अंदर पानी नहीं होता है, पानी आपका सॉइल में से रूट्स के अंदर एंटर करता है और वो एक स्टेप वाइज, एक सीढ़ी चढ़ा फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ा फिर तीसरी, इस तरीके से स्टेप वाइज वो ऊपर चढ़ता रहता है और ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। और रूट प्रेशर से बहुत ही स्लो तरीके से पानी ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए रूट प्रेशर जो है मेनली रात में काम करता है। क्यों भाई? क्योंकि रात में आपका ट्रांसपिरेशनल पुल काम नहीं कर सकता। कैसे काम करता है? तो ट्रांसपिरेशनल पुल का ये थ्योरी रहती है कि लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या कराता है? गैसियस एक्सचेंज भी करवाता है और साथ साथ में पानी को इवेपोरेट भी करवाता है ना, करवाता है। तो पानी जब कंटिन्यूअसली इवेपोरेट हो रहा होता है तो जाइलम की जो वेसल्स होती हैं उनमें पानी गायब हो जाता है। भाई वो तो इवेपोरेट होकर के जा रहा है, अब पानी वहां पे खाली हो गया तो क्या वहां पे खाली स्पेस में वैक्यूम नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो वैक्यूम बनने की वजह से पानी जो होता है रूट्स में से सक करके ऊपर चला जाता है। जैसे कि आप लोग स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ को कोल्ड ड्रिंक में डाल करके कैसे प्रेशर लगाते हो, करते हो तो पानी जो कोल्ड ड्रिंक है वो तुम्हारे मुंह तक आ जाती है। तो तुमने सक्शन पुल लगाई, तुमने क्या लगाया? एक सक्शन पुल लगाया। तो ये सक्शन पुल कैसे लग रहा होता है? जब आपके प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन हो रही होती है, इसीलिए इस सक्शन पुल को हम ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। और ये सिर्फ दिन के टाइम पे होती है, क्योंकि दिन में ही तो सनलाइट होती है, नाइट में सनलाइट थोड़ी होगी। ट्रांसपिरेशन सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो होता है, वाटर वेपर तभी तो इवेपोरेट होते हैं। नाइट के टाइम पे तो ट्रांसपिरेशन होगी नहीं, तो इसीलिए रात में रूट प्रेशर काम कर रहा होता है और दिन में पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपिरेशनल पुल काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि रूट प्रेशर क्या होता है और ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है। ट्रांसपिरेशनल पुल रात के टाइम पे काम नहीं करता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जो एक सक्शन पुल क्रिएट करती है ताकि रूट्स में से पानी जो है सक करके आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंच जाए। रूट प्रेशर रात में काम कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीरे धीरे प्लांट्स को पानी ट्रांसपोर्ट कर पाता है एज कंपेयर टू ट्रांसपिरेशनल पुल। तो इन दो तरीकों से आपका जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करवाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। आया समझ में सबको कि ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट प्रेशर क्या होता है? क्योंकि अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, दैट इज फ्लोएम। क्योंकि फ्लोएम का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपके जाइलम से। जाइलम कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करता है पानी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, डायग्राम बना करके बताऊंगी कि किस तरीके से फ्लोएम जो होता है वो पानी का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, फ्लोएम जो है पानी का ट्रांसपोर्ट कराता है। जगह है? हाँ है। तो यहां से मैं आपको बताती हूं, देखो क्या होता है। ये बनाया मैंने जाइलम, ये क्या है? आपका जाइलम है। जाइलम में क्या प्रेजेंट होता है? पानी प्रेजेंट होता है। H2O क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में होगा, एरो ऊपर है मतलब ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट होती हैं? आपकी फ्लोएम प्रेजेंट होती है। फ्लोएम में क्या प्रेजेंट होती है? सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। सीव ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ योर फ्लोएम। इन्हीं सीव ट्यूब्स के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हीं सीव ट्यूब्स के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपेनियन सेल्स। और ये कंपेनियन सेल्स आपकी पत्ती से, आपकी लीव्स से कनेक्टेड होते हैं। किससे? लीव्स से कनेक्टेड होते हैं। लीफ जो होती है, लीफ पत्तियां, उससे कनेक्टेड होते हैं। तो लीफ क्या बना रही होगी? खाना बना रही होगी, है ना।
ना, लीफ क्या बना रही होगी, फूड सिंथेसिस कर रही होगी। ये जो खाना होता है ये एटीपी का यूज करके, ये खाना जो होता है, फूड जो आपकी लीफ में प्रेजेंट होता है, ये एटीपी का यूज करके कहाँ जाता है, कंपेनियन सेल के अंदर जाता है। लीफ के अंदर खाना बना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही खाना किसके अंदर जा रहा है, कंपेनियन सेल के अंदर बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। अब फूड आपका कंपेनियन सेल में आया, ये कंपेनियन सेल एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। कंपेनियन सेल का काम होता है लीफ में से खाने को कलेक्ट करके सीव ट्यूब को देना। ठीक है, किसको देना, सीव ट्यूब को देना। अब वापस से कंपेनियन सेल क्या करता है, एनर्जी यूज करता है, एटीपी यूज करता है, और ये खाना किसको दे देता है, सीव ट्यूब्स को दे देता है। तो सीव ट्यूब्स के अंदर बहुत सारा खाना आ जाता है। ठीक है, अब सीव ट्यूब के अंदर खाना तो है आपका, क्या उसके अंदर पानी है, नहीं है। ठीक है, क्या उसके अंदर पानी है, नहीं है। तो अब ये जो पानी होता है, ये जाइलम से आपका पानी कहाँ मूव करने लग जाता है, सीव ट्यूब के अंदर मूव करने लग जाता है इस तरीके से, और इसी पानी के साथ घुल मिल करके ये जो खाना होता है आपके पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। क्या करते हैं, पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। इस तरीके से आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में। ए से एटीपी, ए से एक्टिव। क्यों एक्टिव बोला, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, इसीलिए इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके फ्लोएम ने, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स ने एनर्जी का यूज किया पूरे खाने को ऊपर नीचे हर तरफ ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तो समझ में आया कि फ्लोएम आपका ट्रांसपोर्ट कैसे करवा रहा है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, लीफ में खाना बना, लीफ में से खाना कंपेनियन सेल्स में आया एनर्जी का यूज करके, अब यही खाना वापस से एनर्जी का यूज करके सीव ट्यूब में आता है। जाइलम से आपका पानी सीव ट्यूब के अंदर एंटर किया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ऑस्मोसिस के थ्रू, और ये पूरा खाना और पानी आपस में मिक्स होकर के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करवा दिए गए। आया समझ में कि किस तरीके से फ्लोएम जो है खाने का ट्रांसपोर्ट करा है। अभी तक ये वाला क्वेश्चन बहुत ही रेयरली एक बार पूछा गया है, बहुत डिटेल में नहीं पूछा गया है, बट मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि खाने का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में होता कैसे है। ठीक है, फ्लोएम के अंदर। तो अब ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमारा दिल जो है धड़कता हुआ वो कैसे काम करता है। ठीक है, हमारा दिल कैसे धड़कता है, डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन हम किसे कहते हैं, हर एक पार्ट्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने धड़कते हुए दिल की बात करेंगे, हार्ट की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, खून प्रेजेंट है, उसको पंप करने का काम पूरी बॉडी में कौन करता है, दिल करता है। जैसे हमारी घर में मोटर लगी होती है, मोटर क्या करती है, पानी को टंकी तक पहुंचाती है पंप करके, उस तरीके का काम करता है। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं हम कैरियर कंपोनेंट के ऊपर, दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, ले करके जाती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उसे। बाकी सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होता है, आपका ब्लड होता है भाई, है ना, वही तो होता है। एंड डैमेज रिपेयर सिस्टम, यहाँ पे प्लेटलेट्स की बात हो रही है, तो प्लेटलेट्स किसका पार्ट होते हैं, ऑब्वियसली आपके ब्लड का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के, एक आपका धड़कता हुआ दिल पार्ट होता है, ठीक है, एक ब्लड वेसल्स होती हैं जो जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, और आपका सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर आपका सारा न्यूट्रिएंट्स, गैसेस जो होती हैं और वेस्ट मटेरियल जो है वो घुल मिल करके पूरे आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके धड़कते हुए दिल की। यहाँ पे जितनी भी लेबलिंग्स बताऊंगी हार्ट की, बहुत अच्छे से सुनना समझना, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आया भी था आपका लास्ट ईयर, तो नहीं आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था, उसमें उसने हार्ट के यही सेम डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूंगी आपके इस
इस वाले चैम्बर की, ये दो चैम्बर की, तो दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वाला पार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, ठीक है। ये वाला हो गया आपका राइट एट्रियम, ये वाला हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो तीन आपको दिख रही हैं ये क्या होती हैं, आपकी एओर्टा होती हैं, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी मानी जाती है ये जो दो आपको दिख रही हैं ये यहाँ एंटर कर रही हैं, इन दोनों को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ये, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिख रही है दैट इज आपका सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा जो है आपकी वो वेन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सुपीरियर इसीलिए बोला, जब वो आपके अपर बॉडी पार्ट्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कवर करती है तो उसको सुपीरियर कहते हैं, और जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम तक लेकर के आती है, ठीक है। बाकी ये जो आपको दिख रही है ये वाली, दैट इज दिस वाली, ये जो यहाँ से ये इस तरीके से जा रही है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसको क्या कहते हैं हम, पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज योर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी। उसी तरीके से पल्मोनरी वेन भी आपकी क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि वेन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट दी पल्मोनरी वेन, ठीक है, एक्सेप्ट दी पल्मोनरी वेन। अब देखो भाई सर्कुलेशन कहां से कहां होता है, आपको सारे पार्ट्स पता चल गए कि क्या 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 है। ये वाला जो है इसको हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, जो आपके राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सेप्टम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम बोलते हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का एक पूरा फ्लो चार्ट बना करके दिखाऊंगी, जहां पे आपको इन सारे पार्ट्स जो अभी मैंने आपको बताए बस ये दिमाग में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड कहां से कहां ट्रैवल होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है वो हमारे दिल से 2 बार पास होता है। कितनी बार पास होता है, इट पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट टू कंप्लीट वन सिंगल सर्कुलेशन। एक एंटायर बॉडी का सर्कुलेशन कवर करने के लिए वो 2 बार हार्ट जो है हमारे 2 सेपरेट सर्किट से पास होता है, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक सर्कुलेशन में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और एक सर्कुलेशन में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, उसी को ही हम सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो देखो भाई सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है, ये बना दिया मैंने अपना दिल, दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ये हो गई मेरी लेफ्ट एट्रियम, ये हो गई मेरी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गई मेरी राइट एट्रियम एंड ये हो गई मेरी राइट वेंट्रिकल। ऊपर बना दूंगी मैं यहाँ पे लंग्स, ये बना दिए मैंने अपने लंग्स, ठीक है। और नीचे अपना बना दूंगी मैं बॉडी, नीचे क्या बना दूंगी मैं, बॉडी बना दूंगी। तो अब ध्यान से सुनना होता क्या है आपका, ठीक है। आपका जो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, क्या बोला, जिसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, वो कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कौन लेकर के आता है उसे, पल्मोनरी वेन लेकर के आती है। तो पल्मोनरी वेन जो है वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आपका कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो होता है किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, ठीक है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी। किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। मैं एरो भी इसीलिए बना रही हूं। अब आपके बॉडी ने क्या किया, आपकी बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर लिया। कैसे यूज किया, मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन बताया था। क्या बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे थे, एनर्जी बना रहे थे। अब भाई ऑक्सीजन तो यूज हो गई, क्या बचा उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही थी, पानी जनरेट हो रहा था और एनर्जी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, बॉडी इसको कलेक्ट करके कहाँ लेकर के जाती है, राइट एट्रियम के अंदर। कौन लेकर के जाता है, ये लेकर के जाती है आपकी वेना कावा।
ये पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल से ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? लंग्स तक, जिसको कौन लेकर के जाता है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाती है, विच इज दी एक्सेप्शन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज दी डबल सर्कुलेशन, जहां पे आपका ब्लड एक बार यहां से एक बार यहां से दिल से आपके 2 बार पास ऑन हो रहा है टू कंप्लीट वन सिंगल सर्कुलेशन। एक साइड में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है और एक साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात ये आती है कि किसको हम सिस्टमिक और किसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो पल्मोनरी का मतलब होता है जहां पे आपकी पल्मोनरी वेन प्रेजेंट हो, जहां पे आपकी पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट हो और आपका लंग्स प्रेजेंट हो। तो ये जो है आपके राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है। तो राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहां जा रहा था? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये ब्लड कहां गया? आपके लंग्स के अंदर। लंग्स से ऑक्सीजन रिच होने के बाद ये ब्लड कहां गया? आपके पल्मोनरी वेन के अंदर। एंड पल्मोनरी वेन के बाद ये ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और यहां पे एंड हो जाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन इसीलिए बोला क्योंकि यहां पे पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स और पल्मोनरी वेन इंक्लूडेड थी, विच इज द पार्ट ऑफ योर लंग्स वाला। ठीक है, इसीलिए हमने इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला। अब भाई आपका ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका क्या शुरू हो जाता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाता है? एओर्टा के अंदर। एओर्टा आपकी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी थी, इस पूरे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवा देती है आपके बॉडी सिस्टम के अंदर, इसीलिए हमने इसे क्या बोला? सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल दिया। बॉडी के सिस्टम में जाने के बाद ये जाती है वेना कावा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने तो भाई ऑक्सीजन यूज कर ली, बचाया क्या उसने? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मिक्स होकर के कहां जाती है? वेना कावा से जाती है आपके राइट एट्रियम के अंदर, और यहां एंड हो जाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन हम किसे कहते हैं। तो एनी डाउट बच्चों इस पूरे पार्ट में? एनी डाउट आपको कोई भी इस पार्ट में कि भाई सर्कुलेशन क्या था, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, पल्मोनरी किसे कहा हमने, सिस्टमिक किसे कहा? कोई ऐसा डाउट क्या? किसी एक हार्ट के डायग्राम में डाउट या हार्ट के किसी एक पार्ट में डाउट जिसका फंक्शन आपको नहीं पता? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट होगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने ब्लड वेसल्स और एक्सक्रीशन के ऊपर, और फिर हम लास्ट में अपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे मैंने उठाए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो कि आपके एग्जाम में आने के 101% चांसेस हैं। उसी क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके आपके बोर्ड्स में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं है? चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी ब्लड वेसल्स। बच्चों ब्लड वेसल्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो एक ब्लड वेसल है आपकी आर्टरीज, एक होती है वेन्स, एक होती है आपकी कैपिलरीज। देखो आर्टरी वेन्स को पहचानने का ये तरीका होता है कि आर्टरीज वो कहलाई जाती हैं जो ब्लड को आपके दिल से दूर लेकर के जाएं। ठीक है, आपके ब्लड को दिल से दूर लेकर के जाएं, उन्हें हम आर्टरी बोलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली आर्टरी का नाम पल्मोनरी आर्टरी रखा। क्यों? क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से आपके दिल से ब्लड को दूर लेकर के जा रही है। जबकि वेन को पहचानने का तरीका ये होता है कि वो जो है आपके ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेकर के जा रही है। वेन्स हमेशा ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेकर के जाती है, इसीलिए वहां पे हमने पल्मोनरी वेन नाम रखा था और उधर वाली का नाम हमने पल्मोनरी आर्टरी रखा था। तो पल्मोनरी वेन्स एंड आर्टरीज देखो होती हैं आपकी थिक होती हैं, मोटी मोटी सी होती हैं, इलास्टिक मस्कुलर वॉल होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो है ब्लड को बहुत ही प्रेशर के साथ पंप करती है। क्या करती है? बहुत ही हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करती हैं। इतना प्रेशर अगर वो झेल नहीं पाएंगी, झेल ना पाए अगर उनकी पतली पतली सी वॉल्स होंगी, तो इसीलिए थिक वॉल होती है उनकी। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे कोई वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती। वॉल्व्स का मतलब ये होता है दरवाजे की तरह। तो भाई इतने हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है तो उसके बैकवर्ड फ्लो होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, इसीलिए आर्टरीज में कोई वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती है। वेन्स जो होती हैं पतली सी होती हैं, मस्कुलर वॉल्स उनकी, क्यों? क्योंकि बहुत ही लो प्रेशर के साथ ब्लड आपका ट्रैवल कर रहा होता है। मेजरली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एंड यहाँ पे वॉल्व्स की प्रेजेंस होती है क्योंकि वेन्स बहुत ही कम प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो करवाती है तो वो रिवर्ट बैक हो सकता है, इसीलिए वहां पे वॉल्व्स की प्रेजेंस होती है। लास्ट आ जाते हैं कैपिलरीज। ये बहुत ही पतली होती हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके मेनली सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन का और गैसियस ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, सेल के लेवल पे। तो भाई सेल आपका माइक्रोस्कोपिक है तो ये कैपिलरीज भी आपकी माइक्रोस्कोपिक होती हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों कैरी करती हैं, इनमें भी कोई वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती और ब्लड बहुत ही लो प्रेशर के साथ ट्रैवल होता है। तो ये पूरा तीनों डिफरेंस आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, आएगा ही आएगा और आया भी हुआ है कि आर्टरीज और वेन्स में या फिर कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बस दिस इज द एंड ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक। अब इसके बाद जो आपका सबसे हाई स्कोरिंग टॉपिक है आफ्टर योर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज योर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से यूरिन फॉर्मेशन और नेफ्रॉन का टॉपिक आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। तो अब जब मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन और नेफ्रॉन का पार्ट बताऊंगी तो बहुत ध्यान से सुनना कि नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, और उसी से रिलेटेड फिर हम आगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो देखो भाई, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहां पे हम आपके वेस्ट को एक्सक्रीट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और इस यूरिन में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? यूरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जब हम अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करवाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन मेनली क्या कौन परफॉर्म करवा रहा होता है? किडनी परफॉर्म करवा रही होती है, मतलब हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म कराता है। बट देयर आर सम अदर ऑर्गन्स जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका भले यूरिया नहीं लेकिन थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल रिलीज जरूर करवाते हैं। कौन कौन होते हैं? आपकी किडनीज तो मेनली होती हैं, लंग्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। लिवर जो होता है ये आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में से अमोनिया डायरेक्टली रिलीज नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्किन जो होती है, स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करवाते हैं? आपकी स्वेटिंग में हेल्प कराते हैं। और ये स्वेटिंग में आपका बहुत ही लो अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होता है? लो अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? यूरिया प्रेजेंट होता है। तो ये सारे आपके एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम किडनी आपका यूरिन या एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब मेजरली जो आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है वो आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, जो किडनीज होती है। किडनीज में क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यही नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जितना भी यूरिन आपका कलेक्ट होता है वो कहाँ जाता है? फिर यूरेटर्स के अंदर जाता है, और ये यूरेटर्स के थ्रू आपका यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है आपकी यूरिन, जो थोड़ी बहुत देर के लिए उसे स्टोर करता है एंड उसके बाद वो एक्सक्रीट कर देता है थ्रू द यूरेथ्रा। अब रीनल आर्टरी और रीनल वेन में मैं एक बात बोलूं तो रीनल वेन में यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। रीनल आर्टरी जो होती है उसके अंदर ज्यादा एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो अपोजिट है, रीनल आर्टरी में प्रेजेंट भले आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन वो यूरिया रिच है। रीनल वेन जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है लेकिन उसके अंदर यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है तो वो रीनल आर्टरी होती है। इसके ऊपर आपके 2024 में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी ऐसी आर्टरी होती है जो किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है, वो आपकी रीनल आर्टरी होती है। ठीक है, वो आपकी रीनल आर्टरी होती है।
मैम कैन वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट एज यू हैड ड्रॉन व्हाइल एक्सप्लेनिंग द डायग्राम ऑफ हार्ट इन? हाँ जी सौम्या, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ। अगर आपके एग्जाम में देखो बेसिकली बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें डायग्राम ड्रॉ करना सिखा दीजिए, बट आपका बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है डायरेक्टली। बट अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। और जो मैंने आपको डायग्राम सिखाया था आप उसको बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस उसकी लेबलिंग और उसकी पार्ट्स लेबल्ड पे अच्छे से फोकस रखना, नीट एंड क्लीन बनेगा वो, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। वो कोई गलत डायग्राम नहीं बनवाया था मैंने आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और लेबलिंग पे अच्छे से फोकस करना, क्योंकि लेबल्ड पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उनके सब बेसिक फंक्शंस वो पूछते हैं आपसे। ठीक है बच्चों, एनीथिंग, कोई डाउट इसमें? जो मैंने आपको रीनल आर्टरी वाली बात बताई, ये आपके 2024 का PYQ है। मैंने ऑल सेट्स डिस्ट्रॉयड में जो YouTube पे सेशन लिया था उसमें ये बताया था, क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया था। तो ये चीज याद रखना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनीज को पहुंचाने का काम रीनल आर्टरी करती है, लेकिन रीनल आर्टरी में नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रीनल वेन। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैम कैन यू शो डायग्राम हाउ टू सिंप्लीफाइड द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन? तनिशी अभी जस्ट बताती हूँ, जस्ट अभी बना के दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से आप अपने नेफ्रॉन का डायग्राम बना सकते हो। जस्ट अ सेकंड, मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो जगह है नहीं, है ना। चलो, तो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे बनेगा। और अब मैं ना नेफ्रॉन के डायग्राम के साथ साथ तुम्हें यूरिन फॉर्मेशन भी, ऑन इज वेरी टेक्स्ट बुक, हाँ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई नो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जो मैं बनाऊंगी आप वो भी बना के आ सकते हो, डेफिनेटली बना के आ सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं यूरिन फॉर्मेशन भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो यूरिन फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपने बनाना है एक मस्त यू शेप स्ट्रक्चर। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसके सराउंडिंग में अगर तुम लोग कैपिलरीज नहीं भी बनाओगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, गलत नहीं किया जाएगा आपका डायग्राम, क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम नेफ्रॉन का डायग्राम जो आपने बनाया है वो रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, अगर आप आसपास कैपिलरीज नहीं भी बनाओगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको सिर्फ लेबल्ड डायग्राम से मतलब होता है, आपने प्रॉपर अमाउंट में लेबल किया हुआ है, आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। स्टिल आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब आपकी यही जो है कैपिलरीज इस तरीके से यहाँ पे मार्क्ड हो जाती हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे तब भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन के तीनों स्टेप्स भी बता रही हूँ कैसे कैसे होता है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो आपका ब्लड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की, यूरिया की प्रेजेंस होती है, वो कहाँ से एंटर करता है? यहाँ से एंटर करता है, जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। जिसको हम क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टीरियोल। तो आपका ब्लड जो है एफरेंट आर्टीरियोल से एंटर करता है, ये बीच वाले स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये आपके छन्नी की तरह काम करता है। जैसे चाय की छन्नी नहीं होती है, चाय की छन्नी क्या करती है? चाय को छान देती है, चाय से अलग कर देती है आपके दूध और जो पूरी चाय बनी है। तो बेसिकली यहाँ पे जब आपका ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है तो ब्लड के अंदर यूरिया, ग्लूकोज, पानी, आयंस, अमाइनो एसिड, ये सब क्या होते हैं? छन करके, छन्नी की तरह फिल्टर होकर के कहाँ एंटर करते हैं? आपके इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमैन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोमैन कैप्सूल बोलते हैं। और अब जो आपका ब्लड फिल्टर हो चुका है वो आपका वापस से
ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है, किसके थ्रू? इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आपका ब्लड जो है वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, जिसमें से मेजर अमाउंट ऑफ यूरिया यहाँ पे छन करके बोमैन कैप्सूल के अंदर आ चुकी है। और ये होता है आपके यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसीलिए बोला क्योंकि बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आपके फिल्टर हो गए हैं, आपके ग्लूकोज, आयंस, सॉल्ट, पानी, यूरिया, सब कुछ। अब ये सब जाता है कहां पे? आपका इस सांप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। आपकी बुक में शॉर्ट में लिखा होगा पीसीटी, ठीक है। पीसीटी में होता है आपके यूरिन फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप, दैट इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। इसको हमने ट्यूब्यूलर इसीलिए बोला क्योंकि ट्यूब्यूल है, देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जहां पे भाई एक बात बताओ, अगर गलती से फोन गिर जाएगा नीचे तो फोन को उठाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो जरूरी है ना। तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज, पानी, सॉल्ट, आयंस गलती से फिल्टर हो गए थे इस वाले स्टेप में, इसको क्या करता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वापस से रीएब्जॉर्ब करके इनके आसपास जो ये कैपिलरीज बनी हुई है इन्हें दे देता है कि ले जाओ तुम भाई, ब्लड के अंदर वापस चला गया। ये ब्लड के अंदर वापस चला गया कैसे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड वेसल्स को पकड़ा दिया कि भाई ले जा, तेरा काम हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो गलती से फिल्टर हो गए थे, उनकी बॉडी को जरूरत थी, ठीक है। अब थोड़ा बहुत उसमें पानी, मेजर अमाउंट ऑफ यूरिया और थोड़े बहुत सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके कहाँ जाते हैं? लूप ऑफ हेनले में। दिस यू शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हेनलेज लूप बोलते हैं। और इसके आगे वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में आपकी बुक में लिखा होगा डीसीटी। शॉर्ट में आपकी बुक में लिखा होगा डीसीटी। यहां पे आपका थर्ड प्रोसीजर होता है। लूप ऑफ हेनले में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपके यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड प्रोसेस होता है, दैट इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का। क्या सिक्रीट किया जाता है? यहां पे सिक्रीट किए जाते हैं आयंस। कौन सिक्रीट करता है? देखो भाई, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ये आयन से सिक्रीट करती हैं इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, ताकि आपके बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। एक बात बताओ, जब किसी को डायरिया हो जाता है, उसका आयंस का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, तभी उसको डॉक्टर बोलता है इलेक्ट्रॉल पीने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉल में यही आयंस की प्रेजेंस होती है ताकि उसके बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। तो हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे, इसीलिए लूप ऑफ हेनले में एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आयंस को सिक्रीट किया जाता है। दैट इज द थर्ड प्रोसीजर ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब आपकी पूरी यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मेजर अमाउंट ऑफ यूरिया और थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट होता है, जो आपका कहाँ जाता है? ये लास्ट प्रोसेस में, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट में। और ये कलेक्टिंग डक्ट आपकी बेसिकली कनेक्टेड रहती है यूरेटस से। तो यूरेटस से सारी यूरिन कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में आती है, इस थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है। फिर जब आपको लगता है कि हमको सूसू जाना चाहिए, मिक्चुरेशन, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में मिक्चुरेशन बोलते हैं, कि हमें वॉशरूम जाना है और यूरेथ्रा के थ्रू वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ योर यूरिन फॉर्मेशन, जो आपके एग्जाम में अलोंग विद नेफ्रॉन डायग्राम डेफिनेटली पूछ सकता है। और आपको लगता है कि आपसे बुक का कॉम्प्लेक्स नेफ्रॉन का डायग्राम नहीं बन सकता, आप ये आराम से बना सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको कैपिलरीज भी ड्रॉ करनी है, तो आराम से यहाँ पे कैपिलरीज ड्रॉ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आसपास आप लोग कैपिलरीज ड्रॉ कर लेना। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, एग्जाम में पेंसिल की हेल्प से ही डायग्राम ड्रॉ करके आना, और पेंसिल की हेल्प से ही उसे लेबल करके आना। कलर्ड पेन्स अलाउड नहीं होंगे ब्लैक एंड ब्लू पेन के अलावा, ठीक है। मैम रीनल आर्टरी कहाँ है बेटा जी? यही, ये रहा, यहीं से एंटर होती है रीनल आर्टरी, और ये जो पार्ट होता है ये रीनल वेन से कनेक्टेड रहता है,
ठीक है, ये आपके यहाँ से ये रीनल आर्टरी के पार्ट एंटर कर रहा होता है, रीनल आर्टरी डिवाइड हो जाती है पार्ट्स में, तो ये आपकी एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ही दैट इज द पार्ट ऑफ योर रीनल आर्टरी ओनली, और ये जो इफरेंट आर्टीरियोल होती है दैट इज द पार्ट ऑफ योर रीनल वेन, क्योंकि रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैरी करता है लेकिन उसमें यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती, रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैरी करता है लेकिन उसमें यूरिया की प्रेजेंस होती है, ठीक है, उसमें यूरिया की प्रेजेंस होती है। तो ये रहा आपका रीनल वेन एंड ये रही आपकी रीनल आर्टरी जो कि आपके पूरे किडनी सिस्टम से ही कनेक्टेड होती है, बाइफर्केशन हो जाता है उन सबका, ठीक है, उन सबका बाइफर्केशन हो जाता है, ये रहा, ठीक है। ये देखो आपकी किडनी से कनेक्टेड है, तो एक साइड से आपका ब्लड एंटर कर रहा है दैट इज एफरेंट आर्टीरियोल से जो कि रीनल आर्टरी का पार्ट है, और इफरेंट आर्टीरियोल से जो वापस जा रहा है दैट इज योर पार्ट ऑफ योर रीनल वेन, ठीक है। हो, तो दिस इज द एंड ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इसके बाद आपका पार्ट आ जाता है हीमोडायलिसिस का, ठीक है, एंड प्लांट्स आपके एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, हम फटाक से इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, हमारे फिर क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो होता क्या है हीमोडायलिसिस में, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, मैंने क्या बोला, आर्टरी के अंदर आपका भले ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके अंदर किसकी प्रेजेंस होती है, यूरिया की प्रेजेंस होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हाथ में देखो आर्टीरियल साइड से क्या किया हमने, आर्टीरियल साइड से ब्लड को निकाला, पंप करवाया, कहां लेकर के गए, डायलाइजर में। डायलाइजर इज एक्चुअली अ आर्टिफिशियल किडनी जैसा सिस्टम, आर्टिफिशियल किडनी जैसा सिस्टम जो कि किससे कनेक्टेड होता है, एक डायलाइजिंग फ्लूइड से कनेक्टेड होता है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है बिल्कुल सेम टू सेम आपकी ब्लड की तरह होता है, ब्लड के अंदर जितने कंपोनेंट्स होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेम कॉन्सेंट्रेशन में, बस सिर्फ यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती है। किसकी प्रेजेंस नहीं होती, यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती। तो जब आपके पेशेंट का ब्लड आपका इसी डायलाइजर के थ्रू पंप होकर के जाता है जिसमें डायलिसिस की फ्लूइड प्रेजेंट होती है, तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है, डायलाइजर फ्लूइड के अंदर यूरिया बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है। तो क्या यूरिया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव नहीं करेगा ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन करके, डेफिनेटली करेगा। तो आपका पेशेंट के ब्लड में से जो यूरिया होता है वो मूव कर जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, इस तरीके से हीमोडायलिसिस करवाया जाता है, और आपका रिमेनिंग जो ब्लड होता है जिसमें यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती उसे वापस से पंप बैक कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर, लेकिन किस साइड से, वीनस साइड से, वेन के साइड से उसे वापस से पंप बैक कर दिया जाता है, ठीक है। अभी इसीलिए मैंने आपको रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन का डिफरेंस बताया क्योंकि हमें हीमोडायलिसिस पढ़ना था। पेशेंट का ब्लड आर्टेरियल साइड से निकाला जाता है, आर्टरी के साइड से, लेकिन उसको पंप बैक किस साइड से किया जाता है, वेन के साइड से, क्योंकि वेन में भले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है लेकिन यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती है, आर्टरी में भले ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है लेकिन वहां पे यूरिया की प्रेजेंस होती है। तो इस तरीके से जो पेशेंट में किडनी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही होती है उनमें ये पूरा प्रोसीजर हीमोडायलिसिस का परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम हीमोडायलिसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब मैं बात करूं आपके प्लांट्स की, तो प्लांट्स आपके एक्सक्रीशन बहुत ही डिफरेंट तरीकों से करते हैं। देखो सबसे पहला जो होता है गैसियस वेस्ट होता है। गैसियस वेस्ट कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू। जब आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जब आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो वो क्या एक्सक्रीट करता है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकल रही है, तो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रही है मतलब ऑक्सीजन उसके लिए उस टाइम पे वेस्ट मटेरियल है। लेकिन जब आपका प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो यही जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस कि वो कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, वाटर वेपर्स जो कि अगेन स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज होते हैं। आपके जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम में छोटे छोटे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंटिसिल्स बोलते हैं। ये लेंटिसिल्स के थ्रू भी ये वेस्ट को रिलीज करते हैं गम्स एंड रेजिन्स के फॉर्म में। एंड आपकी जो पत्तियां होती हैं जो सड़ करके गिरने लग जाती हैं, येलो येलो हो जाती हैं, उनके अंदर भी वेस्ट मटीरियल प्रेजेंट होता है जो आपका शेड आउट हो जाता है। तो इन फ्यू तरीकों से, इन कुछ तरीकों से आपका प्लांट्स जो है वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। अभी तक
2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट टू विद द MCQ बेस्ड। तो आपको बताना जरूरी था क्योंकि आपके चैप्टर का पार्ट था, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन बेटा सब कराऊंगी, टाइम होने वाला है, 40 मिनट्स हैं हमारे पास, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं एक बात बता दूं, मेजरली जो क्वेश्चन है केस बेस्ड वो आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म से बहुत आए हुए हैं। जितनी मेरी एनालिसिस है, आपकी जो वो आई थी, जो सैम्पल पेपर रिलीज किया था, उसमें भी आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से है, बता सकते हैं। बिल्कुल बेटा, रेस्पिरेशन जो होता है इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस, जहां पे ऑक्सीजन का यूज करके हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है और ये आपके हर एक सेल में होता है, दैट टू इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो हमारे लंग्स के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स के अंदर होता है, जहां पे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें बायोलॉजी भी लग रही है और केमिस्ट्री भी लग रही है। केमिस्ट्री कैसे लग रही है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं उसका। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन यू टेक आउट ऑफ योर वाटर। हम मछलियों को जब, दिस इज योर NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका कि फिशेस में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो गैसियस एक्सचेंज में उनके हेल्प करता है, और जब हम फिशेस को बाहर निकालते हैं तो वो मर क्यों जाती हैं। तो बेसिकली आपकी जो मछलियां होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स, हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गिल्स होते हैं दे आर डिजाइन टू इनहेल एयर, दे आर डिजाइन टू इनहेल एयर फ्रॉम योर वाटर, नॉट योर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ये गिल्स आपका डायरेक्टली ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते हैं, ये पानी में से ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम मछली को पानी में से निकालते हैं तो वो मर जाती है, क्योंकि उनके गिल्स जो हैं दे आर नॉट डिजाइन टू इनहेल एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रादर देन फ्रॉम द पानी। ठीक है, पानी में से एब्जॉर्ब कर सकती हैं लेकिन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं, इसीलिए गिल्स को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती हैं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। देखो बच्चों, हम जो है वी आर ऐसे एनिमल्स जिनको अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। हमें अपने बॉडी का क्या करना होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना होता है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। क्या होती है? प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें सिर्फ तब मिल सकती है जब हमारा जो दिल होता है वो उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे। इसीलिए हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट रहता है। सेपरेट रहने की वजह से हम अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन कर पाते हैं, एंड साथ साथ में हमें एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है जो आपके एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका रेस्पिरेशन पार्ट से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, कि जब आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही थी तभी वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपके मसल सेल्स को लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई, उसने क्या बना दी? सिर्फ 2 ATP बनाए। तो इसीलिए हमारे अंदर 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, ताकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हमें मिले, ताकि हम प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी बना सके एंड अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ योर 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स वर एब्सेंट इन द ब्लड। देखो, प्लेटलेट आर द पार्ट ऑफ योर ब्लड, और प्लेटलेट्स का मेन काम होता है आपके ब्लड की क्लॉटिंग करवाना। क्या करवाना? ब्लड की क्लॉटिंग करवाना। तो कहीं भी अगर सपोज करो मेरे हाथ पे कट लग गया, तो मेरे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर मोर क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम। बेटा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आते हैं। वेटेज सबसे ज़्यादा चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का रहता है। लाइफ प्रोसेस में 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड चैप्टर अगर मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर योर लाइफ प्रोसेस का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म से 9 से 10 मार्क्स के आते हैं। हेरिडिटी से 4 मार्क्स के ही आते हैं, और मेनली जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके हेरिडिटी चैप्टर से भी आते हैं,
सकते हैं, इवन 5 मार्कर क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है उससे। और आर एनवायरमेंट तो कंफर्म 5 मार्क्स का है, और उस 5 मार्क्स में कोई केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन उससे नहीं आता है। उससे 1 मार्कर के एमसीक्यू आएंगे, एक एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन आएगा, और बचा हुआ जो पार्ट होता है या तो वो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा या तो वो आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। आर एनवायरमेंट से कोई भी आपका लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का नहीं आता है। दिस इज दी चैप्टर वाइज आपका बेसिक डिटेल्स। वैसे सीबीएसई रिलीज नहीं करती, ये मैंने आपको 10 साल के पेपर को एनालाइज करके बताया है कि कौन सा चैप्टर कितने अमाउंट ऑफ मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो वेटेज जो है वो बायो का ज्यादा रहता है, मार्क्स में 30 मार्क्स का रहता है बायो, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके साइंस के पेपर में केमिस्ट्री पार्ट से आते हैं। केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के ही पूछे जाते हैं। उसके बाद बायो के होते हैं और उसके बाद फिजिक्स के होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री 25-25 मार्क्स की आती है, बायो आपकी 30 मार्क्स की आती है, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको केमिस्ट्री पोर्शन से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ब्लड की क्लॉटिंग करवाने के लिए, खून को रोकने के लिए आपके प्लेटलेट्स की जरूरत होती है। तो अगर आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो बस किसी ने आपको स्क्रैच मारा और आपका ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली होने लगेगी, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है। एंड आपके मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई ऐसी हेयर लाइन है, यहाँ की नहीं है, आउट ऑफ इंडिया की है, जिनको प्लेटलेट्स का एक डिसऑर्डर है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नाम का, जहां पे उनके ब्लड में प्लेटलेट्स इतना कम है कि अगर उनको गलती से कोई छोटा सा कट भी लग जाता है तो उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ये उनके ट्रांसफर होता जा रहा है, उनके मम्मी पापा में से उनके ऐसे बच्चों में ट्रांसफर हुआ है ये प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रही है कौन सी ऐसी रॉयल फैमिली है जिनके अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है, देखी गई है और अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एंड हाउ डज वाटर एंटर कंटिन्यूअसली इनटू द रूट जाइलम। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको प्रोसेस समझाया था। तो अगर मैं नाइट टाइम की बात करूं तो मेनली जो है पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, रूट प्रेशर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर मैं आपकी बात करूं दिन के टाइम की तो मेनली आपका जो पानी होता है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में सक्शन पुल भी बोल सकते हैं। तो अगर आपकी बुक में सक्शन पुल लिखा है और या आपकी बुक में ट्रांसपिरेशनल पुल लिखा है तो दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। और इन्हीं दो प्रोसेसेस के थ्रू रूट्स जो होती हैं या जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को आपके पूरे प्लांट्स में क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसका, ग्लूकोज का। किसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। और यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, अकर्स इन ऑल द सेल्स। ये किस में होता है, अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, क्योंकि सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ना, सब सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। जबकि अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग की तो ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स के अंदर होती है आपकी, मेनली किसमें, एल्वियोलाई में होता है आपका गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। एंड इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जस्ट अ सेकेंड, बायोलॉजिकल या फिर हम एक फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपके कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, कोई एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं देखा जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम एक्सहेलेशन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जबकि ऐसा कोई प्रोसेस आपका रेस्पिरेशन में नहीं होता, लेकिन रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंडेंट जरूर होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम ब्रीदिंग करते हैं, फिर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। Next question, write 2 different ways in which glucose oxidizes to provide energy in human body. Write the products formed in each case. सिर्फ उसने 2 केस पूछे हैं। हमने कितने केस पढ़े थे, 3 केस पढ़े थे, ठीक है। तो अगर मैं 2 केस की बात करूं तो भाई सबसे पहला ग्लूकोज आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी दो एटीपी रिलीज होती है या फिर सिंपल एनर्जी लिख सकते हो। ये प्रोसेस आपका साइटोप्लाज्म में होता है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, आपके साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये पायरुवेट जो होता है, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। किस में होता है, प्रेजेंस
ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, क्या जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है प्लस पानी जनरेट होता है, और कितने एटीपी जनरेट होते हैं, 36 एटीपी जनरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगी आपके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो कि किस में होता है, आपका यीस्ट के अंदर होता है। ठीक है, यीस्ट के अंदर होता है, क्या जनरेट होता है, एथनॉल की फॉर्मेशन होती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस कितने एटीपी होते हैं, सिर्फ 2 एटीपी होते हैं। इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ऊपर वाले को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मैम व्हाट हैपेंस टू द डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बेटा तनिशी, जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम यूजुअली डोम शेप्ड होता है, तो ये डोम शेप फ्लैटन हो जाता है नीचे, इट मूव्स डाउनवर्ड और फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, बाहर हवा छोड़ते हैं, तो डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है डोम शेप में। वो इस तरीके से होता है, एक्सहेलेशन के टाइम पे वो इसी तरीके से वापस आ जाता है, और जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इट मूव्स डाउनवर्ड, इस तरीके से फ्लैटन हो जाता है, इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। और कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बीच बीच में क्वेश्चंस के पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इवन 2024 जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, Next question. In the process of respiration, state the function of alveoli. Alveoli is the main site for gaseous exchange. जो main gaseous exchange ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो आपके alveoli के अंदर ही होता है। ठीक है, rate of breathing in aquatic organism is much faster than in terrestrial organism. ये सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया है, और ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए होता है क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है, हमारे जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, और इतनी कम ऑक्सीजन होने की वजह से फिशेस को बहुत जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है ताकि प्रॉपर जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उन्हें चाहिए वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर सके। जबकि हम क्या है, हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, अच्छी खासी ऑक्सीजन प्रेजेंट है एज कंपेयर टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसीलिए हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होता है एज कंपेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का फर्क होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ज्यादा होती है। Next question. Explain how the translocation of material in phloem tissue in plants is achieved by utilizing energy. This is the important question. अभी मैंने आपको explain किया था कि ये भाई आपका जाइलम है। ठीक है, जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पानी बहुत सारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट होती हैं, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, सीव ट्यूब, जिसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं सीव ट्यूब के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आपकी लीव्स। लीफ में से जो फूड होता है वो एनर्जी का यूज करके कंपेनियन सेल्स अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, आपके कंपेनियन सेल्स ने क्या किया, एनर्जी एटीपी का यूज किया और लीफ में से खाना अपने अंदर लिया। अब ये कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वापस से एनर्जी का यूज करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं, और आपके खाने को कहाँ एंटर कराते हैं, सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर करवाते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब के अंदर आपका पूरा खाना एंटर हो चुका है प्लांट्स का। अब जो पानी है वो जाइलम के अंदर ज्यादा है, सीव ट्यूब के अंदर नहीं है, तो पानी जो है वो आपके जाइलम में से कहां एंटर करेगा, सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर करता है इस तरीके से, और ये पूरे पानी के साथ जो है खाना मिक्स हो करके आपके पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। इसीलिए उसने बोला यूटिलाइजिंग एनर्जी, आपकी यहाँ पे एनर्जी का यूज करके खाने का ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है। पहले एनर्जी कंपेनियन सेल्स ने यूज करी लीफ में से खाने को निकालने के लिए, फिर वापस से उसने एनर्जी यूज करी इस खाने को सीव ट्यूब्स को देने के लिए, क्योंकि मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सीव ट्यूब करता है, ना कि कंपेनियन सेल करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है 2019 में, लेकिन पूछा गया है तो प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये रहा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। वेंट्रिकल्स में मस्कुलर वॉल्स थिकर इसीलिए होती हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स जो होती हैं इट पंप्स ब्लड टू एंटायर बॉडी, पंप्स ब्लड टू एंटायर
बॉडी, ठीक है। इसी उनको ब्लड को बहुत प्रेशर के साथ पंप करना पड़ता है, इसीलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। राइट वेंट्रिकल की बात करोगे तो राइट वेंट्रिकल प्रेशर के साथ उसे पल्मोनरी वेन को, पल्मोनरी आर्टरी को देती है ताकि वो लंग्स तक पहुंचे, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है वो भी क्या करती है, आपके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाती है ब्लड को। तो इतने प्रेशर के साथ वो ब्लड को पंप करवा रही है, इसीलिए उसके अंदर वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। भाई हाँ जी, जाइलम की बात करें तो जाइलम में भी पानी बहुत ही स्लो ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम की बात करें तो वो एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्ट होता है, तो डेफिनेटली बहुत स्लो होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हमारी बात हो रही है, जो चलते फिरते धरती के ऊपर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है हमारे अंदर, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखता है। जबकि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ता, वो आसपास के पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। तो भाई ना उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए उनके अंदर सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। वो अपने ब्लड की मिक्सिंग को, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को झेल सकती हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, उनकी बॉडी के अंदर सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, क्योंकि उन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ता है और ना ही उनको उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जरूरत है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रैवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कंपेयर टू द नाइट्स। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, क्योंकि दिन के टाइम पे आपका ट्रांसपिरेशनल पुल काम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? ट्रांसपिरेशनल पुल काम कर रहा होता है, विच इज मोर फास्टर, ठीक है। एंड जबकि दिन के टाइम पे कौन सा प्रेशर काम कर रहा होता है? दिन के टाइम पे आपका रूट प्रेशर काम करता है, विच इज वेरी स्लो इन प्रोसीजर, वेरी स्लो इन प्रोसीजर। इसीलिए दिन के टाइम पे आपका पानी जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है एज कंपेयर टू रात के टाइम पे। एजर्शन एंड रीजन प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है सुमन जी। मैं नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के लिए एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। और एजर्शन एंड रीजन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है सुमन कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है ना वेबसाइट पे आपके सीबीएसई के, उसको एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। एजर्शन हमेशा क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया करो और उसको रीड करने के बाद बिकॉज लगाया करो और बिकॉज लगा करके फिर रीजन को रीड किया करो। देखो क्या तुम्हें उसका आंसर मिल रहा है। अब मैं ये बोल रही हूं यहाँ पे कि ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रैवल फास्टर थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। मैंने बोला थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल, अब बिकॉज लगाओ और रीजन में ये लगा है क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल वर्क्स फास्टर एज कंपेयर टू द रूट प्रेशर। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आपको आंसर मिला कि नहीं? आपको आंसर मिला कि ट्रांसपिरेशनल पुल मेजरली दिन के टाइम पे काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि वो फास्टर है, जल्दी आपके पानी को ट्रांसपोर्ट कर लाए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं एजर्शन एंड रीजन के। और मेरा आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि एक बार क्वेश्चंस को आप अपनी सीबीएसई की वेबसाइट पे जा करके प्रैक्टिस करो, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। कोई भी डाउट आएगा आप मुझे इन्हीं सेशंस में पूछ सकते हो, या फिर मेंटोरशिप सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है इन्हीं क्रैश कोर्स में, 2 फ्री वाले, उनको यूटिलाइज करिए। मेरे साथ बैठ करके आप 1-on-1 बैठ करके बात कर सकते हैं। नहीं भी है ऐसा भी तो आप मेरे मेल आईडी पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं मेल आईडी आप लोगों को बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। khushbu.bhatia@rankplus.life @rankplus.life। तो अगर आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन डाउट होता है तो आप मुझे मेल आईडी पे टेक्स्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई डाउट आएगा, ठीक है। तो बच्चों अभी तो फिलहाल के लिए सेशन को एंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका टाइमिंग ऑलमोस्ट हो चुका है। बट कितने क्वेश्चन हैं हम एक बार देख लेते हैं। 1 क्वेश्चन है एंड 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4, ओके 5। तो 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन हम एक काम करते हैं, अब हमारा जो मंडे सेशन होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, हम अपना सेशन पहले इन 5 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। ये 5 क्वेश्चन हम आपके सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। एंड उस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे कि भाई क्या रिविजन करना है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ करेंगे। इन केस इस सेशन में आपको कोई भी डाउट आएगा, अगर आप
आपका डाउट अभी नहीं सॉल्व हो पाया है, बाद में कभी आता है डाउट आपका, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे डाउट टेक्स्ट कर सकते हो। बट अभी फिलहाल के लिए आपके पास क्रैश कोर्स के साथ साथ 2 मेंटोरशिप सेशन फ्री अवेलेबल है, आप उसको यूटिलाइज करो। आप 1-on-1 बात कर सकते हो, अगर आपको मुझसे बात करनी है, किसी और टीचर से डाउट है, अगर इन बिटवीन भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेल आईडी पे इस पे टेक्स्ट कर सकते हो। आई होप आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है एंड रेस्पिरेशन क्या है। कोई अदर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आई एम हेयर ओनली। कोई अदर डाउट है तो मैं आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। नहीं समझ में आ रहा है कि और डाउट्स और क्या हो सकते हैं तो आप मुझे मेल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी कोई डाउट है आप लोगों का? मोस्ट वेलकम तनिशी जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को अभी तो कोई डाउट याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन केस अगर आपको फर्दर डाउट याद आ जाते हैं तो आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। तो चलो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट मंडे वाले सेशन में, जहां पे हम ये बचे हुए 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी रिवाइज करेंगे एंड साथ साथ में बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है मैम को टेक्स्ट कर देना, मैम इज हेयर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है बच्चों। चलो बाय गाइज। ये सेव कर दीजिएगा भैया।